नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। महाराष्ट्र का सियासी रण अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ वोटर्स को लुभाने के लिए गारंटियों की झड़ी लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण का मुद्दा हावी है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आरक्षण और संविधान के मुद्दे को भुना रहे थे, उसी आजमाए हुए नुस्खे को वो महाराष्ट्र चुनावों में आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र में 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करने की बातें कर रहे हैं। वो जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण की सीमा तय करने के पक्ष में हैं, लेकिन इस सब के बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने MVA को समर्थन देने के बदले 17 शर्तें रख दी हैं। इनमें एक शर्त मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की है। आखिर कैसे महाराष्ट्र का सियासी रण गारंटी वर्सेस आरक्षण पर पहुंच गया है, इसी को लेकर हमारी ये गारंटी है, दावे हैं, वादे हैं और आरक्षण का भरोसा। क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब आखिरी चरण पर पहुंच गई है। सभी दलों के पास प्रचार के लिए बमुश्किल एक हफ्ते का वक्त बचा है। जनता से वोट पाने के लिए वादे और दावों का दौर जारी है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेता युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार में लगे। वोट पाना है तो जनता को भरोसा दिलाना पड़ता है और यही सभी दलों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र का सियासी रण गारंटी और आरक्षण के बीच चल रहा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों तरफ से गारंटियां दी जा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर मुखर हैं। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। आरक्षण और संविधान का मुद्दा राहुल गांधी का आजमाया हुआ है, जिसका फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिला था। कांग्रेस 100 सीटों के करीब पहुंच गई थी और इसी फॉर्मूले पर राहुल गांधी महाराष्ट्र में आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग पर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि पहले जातीय जनगणना हो, जिसके आधार पर आरक्षण तय किया जाए। जिसकी समाज में जितनी हिस्सेदारी हो, उसे उसी के हिसाब से आरक्षण मिले। राहुल गांधी 50% आरक्षण की सीमा को भी खत्म करने के पक्ष में। हालांकि महाराष्ट्र में आरक्षण की बात करें तो अभी भी यहां 52% आरक्षण है। आंकड़ों के मुताबिक अगर महाराष्ट्र में आरक्षण की बात करें तो अभी कुल 52% आरक्षण दिया गया है। इनमें पिछड़े वर्ग को 19% आरक्षण मिला हुआ है, जबकि विशेष पिछड़ा वर्ग 2% है। वहीं दलितों को 13% आरक्षण मिला हुआ है। इसके अलावा आदिवासियों को 7%, विमुक्त जाति को 3% और भटक्या को कुल 8% आरक्षण मिला है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और धनगर आरक्षण की मांग उठती रही है। हालांकि चुनाव में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज पाटिल जरांगे सरकार के लिए सिरदर्द बने रहे और राहुल गांधी आरक्षण के मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। और पार्लियामेंट में मैंने साफ कहा है, मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, वैसे ही जाति जनगणना होगा। और ये जो 50% की सीलिंग लगा रखी है, जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इस दीवार को हम तोड़ देंगे। भाइयों और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। अगर यह संविधान खत्म हो गया तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कुछ नहीं बचेगा।
जो भी आज आपको मिला है, चाहे ये आईआईटीज हो, आईआईएम हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, आपकी जमीन की रक्षा, ये सब संविधान करता है। अगर आज अदानी जी पर थोड़ी सी रोक लगी हुई है तो यह संविधान के कारण रोक लगी हुई है। और यह जो किताब है, यह सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब में महापुरुषों की सोच, हिंदुस्तान की आवाज है इस किताब में। इसमें अंबेडकर जी की आवाज है, फूले जी की आवाज है, गांधी जी की आवाज है। महाविकास अघाड़ी राज्य में गारंटी के साथ साथ आरक्षण के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने पर यकीन कर रही है, लेकिन उसकी मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल शनिवार को ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया गया, लेकिन इसमें कुल 17 शर्तें रखी गई। इनमें एक शर्त आरक्षण को लेकर भी है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड चाहता है कि महाविकास अघाड़ी वक्फ बिल का विरोध करे। एमवीए सरकार बनने पर शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण दे। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने एमवीए की सरकार बनने पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके अलावा दंगों के मामलों में बंद मुस्लिम कैदियों को रिहा करने की शर्त भी रखी है। मस्जिदों के इमामों और मौलवियों को प्रतिमाह 15,000 रुपए वेतन दिए जाने की भी मांग रखी गई है। पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता और महाराष्ट्र वक्फ मंडल के विकास के लिए 1,000 करोड़ का फंड की शर्त भी है। इतना ही नहीं, मांग रखी है कि मुस्लिमों के खिलाफ बयान देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस प्रकार से उलेमा बोर्ड ने अपने 17 सूत्री मांगों को दिया है शरद पवार और शिवसेना और कांग्रेस के जो गुटों को, और अपनी मांग रखी है कि हमें 10% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए और वक्फ बोर्ड की बिल का विरोध किया जाए, और तमाम ऐसे जो मुस्लिमों के अपने एक नए राष्ट्र बनाने के लिए, जो गजवा हिंद बनाने के लिए उनको चाहिए। एक तरफ तो पाकिस्तान लिया, दूसरे भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस या जो विपक्षी गठबंधन है वो ये चाहते हैं कि देश में पुनः एक पाकिस्तान का निर्माण कैसे हो। अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को चिट्ठी लिखकर हामी भरी, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। रविवार को बीजेपी के घोषणा पत्र के ऐलान के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधा। उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए, और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। आज कल आप लोग यह देख रहे होंगे कि कांग्रेस के नेता बराबर यह दावा कर रहे हैं कि हम जल्दी ही, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। भारत में कुल कितनी जातियां हैं हम इसका पता लगाएंगे। बहनों भाइयों, ये आपके साथ मैं मानता हूं यह धोखा है। यह जात का पिटारा उन्होंने खोलकर कांग्रेस यह कितना भला करना चाहती है। और मैंने कहा कि 50 वर्षों तक आपने इस हिंदुस्तान में हुकूमत की है, आपको पहले क्यों नहीं आपने चिंता की कि जातिगत जनगणना चलानी चाहिए और जात के आधार पर लोगों को आरक्षण की सुविधा देनी चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी से यह मैं कहना चाहता हूं कि हजारों लाखों की संख्या में
जो जातियां हैं उनके कल्याण के लिए आपके पास क्या रूपरेखा है, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्या रोड मैप है, यह पहले हिंदुस्तान की जनता को बताया जाना चाहिए। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए, और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। महाराष्ट्र के रण में कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है, जबकि कांग्रेस के टिकट पर 8 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि महाराष्ट्र के रण में मुस्लिम वोटर्स खासी अहमियत रखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 1.3 करोड़ है, जो कि प्रदेश के कुल 11.24 करोड़ आबादी का 11.56 हिस्सा है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान करीब 20% हैं। इनमें 9 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां 10 सीटों पर 25% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट महाविकास अघाड़ी को मिले थे। महाविकास अघाड़ी अपने इस वोट बैंक को खोना नहीं चाहती। शायद यही वजह है कि नाना पटोले ने पत्र लिखकर शर्तों पर हामी भर दी। इस पर बीजेपी हमलावर है और इसे कांग्रेस का वोट जिहाद बता रही है। देखिए, उन्होंने पत्र भेजा और दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी ने तुरंत उस पत्र को स्वीकार करते हुए कहा कि हम इन 17 मांगों को कंसिडर करेंगे, इन पर चिंता करेंगे, आप हमको चुनाव में समर्थन दीजिए। दिखता है कि किस प्रकार से ये वोट जिहाद का मामला चल रहा है, किस प्रकार से ये जो यूपी में हुआ था, जब मरिया आलम ने जो सलमान खुर्शीद की भतीजी थी उसने भी वोट जिहाद की बात की थी, वही आगे बढ़ते हुए आज महाराष्ट्र के अंदर भी वोट जिहाद की बात हो रही है। ये कांग्रेस को जवाब देना है, उससे ज़्यादा उद्धव ठाकरे को जवाब देना है कि क्या वह इसके पक्ष में है कि वहां पर शरिया लागू हो। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर फायदा मिला था। यही वजह है कि अब इन मुद्दों को राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में उठा रहे हैं। हालांकि इसका कांग्रेस और उसके गठबंधन को कितना फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, इसका पता आने वाली 23 नवंबर को ही पता चलेगा। मुंबई से राहुल पांडे और इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर कांग्रेस महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे को मजबूत हथियार के तौर पर देख रही है और इसीलिए जिसके दम पर महाराष्ट्र का रण जीता जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ दोनों गठबंधन गारंटी पर जोर लगा रहे हैं। रविवार को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया, जिसमें गारंटी की झड़ी लगाई गई। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है, साथ ही 25 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी ने भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं का खास ख्याल रखा है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को दी गई किसकी गारंटी में ज्यादा दम है और किसकी गारंटी पर महाराष्ट्र की जनता ज्यादा भरोसा करेगी, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में जब जब युति की सरकार आती है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनती है, महाराष्ट्र आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और जब जब अघाड़ी की सरकार आती है, तब तब महाराष्ट्र में केवल और केवल राजनीति होती है। मिशन 2030 के तहत समृद्ध और समावेशी महाराष्ट्र के भविष्य के लिए हम कई अहम कदम उठा रहे हैं। ये
ये विचारधारा की लड़ाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। महाराष्ट्र में चुनाव का शोर है, इसलिए राजनीतिक दलों का गारंटियों पर जोर है। जनता को एक से बढ़कर एक गारंटी दी जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा करेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसलिए दोनों गठबंधन की गारंटियों को समझना होगा। आज महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें गारंटियों का पिटारा खोल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र सार्वजनिक किया और योजनाओं का ऐलान किया। मित्रों, ये संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। महिलाओं से लेकर किसानों और युवाओं तक सबके लिए कुछ न कुछ रखा गया है। बीजेपी की गारंटियों की बात करें तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में 25 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। साथ ही लाडली बहन योजना के तहत 2100 रुपए प्रतिमाह महीने देने की बात कही है। बीजेपी ने वादा किया है कि वर्ष 2027 तक महाराष्ट्र में 50 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। किसानों के कर्ज माफी का वादा भी किया गया है। इसके अलावा 10 लाख स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए ट्यूशन फीस और गांवों में सड़कें बनाने की बात कही है। कमाए वाले परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन देने का वादा भी किया है।